हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। यहाँ मिलती है एजुकेशन एकदम फ्री, सिर्फ और सिर्फ आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए क्लास 11th बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर 6 का लास्ट पार्ट, जो है लिंकेज एंड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। इससे प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स हमने देखा था कि मेंडल के क्या लॉज थे, लॉज ऑफ डोमिनेंस, देन लॉज ऑफ सेग्रीगेशन, एंड मेंडल का डायहाइब्रिड क्रॉस से जो निकला था दैट वाज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो अभी तक प्रीवियस वीडियो में ये सब कुछ हम देख चुके हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे लिंकेज के बारे में। लिंकेज जो था स्टूडेंट्स, ये मेंडल के टाइम तक नहीं आया था। मेंडल को नहीं पता था कि लिंकेज क्या होता है एंड ये सब कैसे आया। लेकिन लिंकेज आने से पहले क्या क्या डिस्कवर हो चुका था। लिंकेज का कंसेप्ट जब तक आया, जब तक साइंटिस्ट को समझ आया कि लिंकेज क्या चीज़ है, उससे पहले हमारे क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी हो चुकी थी। सो क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी किसने करी थी? तो क्रोमोसोम की डिस्कवरी करी थी वॉल्थर फ्लेमिंग ने। क्रोमोसोम डिस्कवर हो गए, ये पता चल गया टी.एच. मॉर्गन को कि क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। क्रॉसिंग ओवर का जब कंसेप्ट आया, तब जाके साइंटिस्ट को समझ आया कि लिंकेज कितना इंपॉर्टेंट है, लिंकेज को समझना कितना इंपॉर्टेंट है जेनेटिक्स में। तो देखते हैं हम, वॉल्थर फ्लेमिंग ने क्रोमोसोम की डिस्कवरी कर चुकी थी। सटन एंड बोवेरी ने क्रोमोसोम का बिहेवियर डिस्कवर कर चुका था कि क्रोमोसोमल बिहेवियर कैसे होता है, कैसे वो डिवाइड होते हैं एंड क्या क्या बिहेवियर आता है। क्रोमोसोम्स का मूवमेंट पता चल गया था, क्रॉसिंग ओवर डिस्कवर हो चुकी थी एंड उसके बाद लिंकेज का कंसेप्ट आया। लिंकेज का कंसेप्ट आने से पहले हम आपको एक बेसिक नॉलेज बता देते हैं कि क्रोमोसोम एंड जीन्स में क्या डिफरेंस होता है। तो स्टूडेंट्स, क्रोमोसोम क्या थे? क्रोमोसोम्स हमें पता है कि जो जेनेटिक मटेरियल कैरी करते हैं, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आते हैं। क्रोमोसोम्स हमेशा किस में होते हैं? पेयर में होता है। तो यहाँ पे बोर्ड पे आप देख सकते हो कंपैरिजन बिटवीन क्रोमोसोम्स एंड जीन्स है। ये मैंने आपको बता दिया कि ये जो टेबल है ये शो करता है कंपैरिजन बिटवीन क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। लेकिन इनमें से कौन सा क्रोमोसोम है और कौन सा जीन के बारे में बात कर रहा है, ये आपको मुझे बताना है। तो स्टूडेंट्स, जो कॉलम ए है वो बता रहा है कि क्रोमोसोम्स या जीन्स दैट अकर्स इन पेयर, ठीक है, दे सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। ये कह रहे हैं कि वो सेग्रीगेट या तो अलग करते हैं, अपने आप को डिवाइड करते हैं एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट के फॉर्मेशन के टाइम पे ये डिवाइड करते हैं, सच दैट ओनली वन ऑफ ईच पेयर, बहुत ध्यान से सुनना, ओनली वन ऑफ ईच पेयर। इसका एक एक वर्ड अगर आपको समझ आ गया तभी आप ये बता पाओगे कि हम क्रोमोसोम के बारे में बात कर रहे हैं कि जीन के बारे में। तो सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन and such that only one of each pair, now they are saying pair, one of each pair is transmitted to a gamete, ठीक है। now the independent pairs segregate independently of each other, कि ये एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से सेपरेट करते हैं, ठीक है। now कॉलम बी कह रहा है कि they also occur in pairs, they segregate at the time of gamete formation and only one of each pair is transmitted to a gamete. Now they are saying one pair segregate independently of another pair. यहाँ पे कह रहे थे independent pairs segregate independently of each other, मतलब independent pairs segregate independent of each other, and इसमें कह रहे हैं one pair segregate independently of each other. Now students, जो कॉलम A है वो है हमारा क्रोमोसोम। Now कॉलम A is chromosome and column B is gene. Confused? तो अभी मैं आपका कंफ्यूजन सॉल्व करती हूँ कि क्या हो रहा है। तो समझते हैं स्टूडेंट्स कि क्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ कि क्रोमोसोम्स में क्या होता है और वहाँ पे जीन्स पे क्या होता है। तो फर्स्टली ये रहे मेरे क्रोमोसोम, एंड जब ये आपस में डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, इनका एक पार्ट कहाँ जाएगा? अलग हो जाएगा, और एक पार्ट अलग हो जाएगा, एंड एक मदर से आता है और एक फादर से आता है, ठीक है, एक फादर से आता है।
तो बेसिकली क्रोमोसोम्स का जो रहता है दे डिवाइड इंडिपेंडेंटली, ठीक है। एंड इसमें एक और पॉइंट है कि जब हम क्रोमोसोम्स का डिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, जब हमारा क्रोमोसोमल डिवीजन होता है, ये रहा क्रोमोसोमल डिवीजन, ठीक है, जब हमारा क्रोमोसोमल डिवीजन हो रहा होता है एंड जब इनकी पेयरिंग होती है, तो ये जो पार्ट है ये इंडिपेंडेंटली किसी भी पेयर के साथ आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये X है, ये Y है, ये A है, ये B है, तो एनी कॉम्बिनेशन कैन अकर, बेसिकली 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। क्या हो सकता है? X A के साथ भी हो सकता है, X B के साथ भी हो सकता है, Y A के साथ भी हो सकता है, Y B के साथ भी हो सकता है। एंड सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं C और D रखूं तो A C के साथ भी हो सकता है, A D के साथ भी हो सकता है एंड B मेरा C के साथ भी हो सकता है, B D के साथ भी हो सकता है। तो बेसिकली 4 कॉम्बिनेशंस यहाँ पे पॉसिबल है। कितने कॉम्बिनेशंस? कोई भी 4 कॉम्बिनेशंस अपने हिसाब से क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ पेयर बना सकते हैं। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि कोई पर्टिकुलर क्रोमोसोम किसी के साथ बाइंड करेगा। तो ये क्या है? ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं। यहाँ पे क्रोमोसोम अपना पेयर इंडिपेंडेंटली दूसरे पेयर के साथ बना रहा है, ठीक है। तो क्रोमोसोम सेपरेट करते हैं पेयर्स के साथ एंड वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करते हैं अपने आप को दूसरे पेयर से एंड देन कंबाइन करते हैं। अब स्टूडेंट्स, हमने देखा था जीन्स के बारे में, तो जीन्स क्या थे? ये रहा मेरा एक क्रोमोसोम, यहां पे एक ही क्रोमोसोम में डिफरेंट क्रोमैटिड्स में कह सकते थे, ये रहा मेरा एक होमोलोगस क्रोमोसोम। यहाँ पे जो जीन्स थे वो क्या थे? दोनों अलग अलग क्रोमोसोमल की आर्म पे थे, ठीक है। अब टू डिफरेंट जीन्स कह सकते हो या जीन्स, ठीक है, इन 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स को हमने क्या कहा था? एलील्स। क्या कहा था इन्हें? जब 2 जीन्स 2 डिफरेंट क्रोमोसोम पे हैं तो वो एक दूसरे के एलील्स हैं। एंड इसी की तरह अगर उन लोगों को सेपरेट करना है अपने आप को, तो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट अबाउट द पेयर, वो इजीली कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं जब वो कंबाइन करें, ठीक है। तो जीन्स क्या थे? जीन्स एक क्रोमोसोम में थे जो अलग अलग कैरेक्टर या ट्रेट को कोड कर रहे थे। एंड जीन्स क्या थे? 2 डिफरेंट जीन्स जब एक दूसरे के 2 डिफरेंट क्रोमोसोम पे रहते हैं, उनका लोकस सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम लोकस। क्या होना चाहिए? सेम लोकस। तभी वो एक दूसरे को लोकस या लोकेशन, तभी वो एक दूसरे के एलील्स हैं, तभी वो एक दूसरे के एलील्स हैं। एंड यही जीन्स अगर अलग अलग लोकेशन पे हो तो वो अलग अलग तरीके से एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन देयर लोकेशन वो डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन द पेयर्स, वो इंडिपेंडेंटली अपने आप को डिवाइड करेंगे। क्लियर? तो ये हमने देखा था क्रोमोसोम्स और जीन्स के बारे में। अब स्टूडेंट्स, ये था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो क्रोमोसोम करता है कि वो इंडिपेंडेंटली अपने आप को किसी पेयर के साथ कंबाइन कर सकता है, कोई पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए उसे डिवीजन के लिए। तो लिंकेज क्या है? लिंकेज इज ऑपोजिट टू क्रॉसिंग ओवर। बेसिकली जब हमारा ये सपोज मेरा एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है, दिस इज माय क्रोमोसोम, यहां पे मेरे पास एक जीन है एंड यहां पे दूसरा जीन है। ये क्या हुआ? ये एग्जाम्पल हुआ स्टूडेंट्स क्रॉसिंग ओवर का, क्योंकि जब मेरा कौन सी फेज में? पैकेटीन स्टेज पे क्रॉसिंग ओवर होगा। कौन सी स्टेज पे? पैकेटीन स्टेज पे क्रॉसिंग ओवर होगा। तो तब क्या होगा? यहां पे मेरा दूसरा क्रोमोसोम, ये आर्म इसके साथ क्रॉस ओवर करेगी, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? इसके जो ट्रेट्स हैं, ठीक है, आर्म ए के जो ट्रेट्स हैं वो कहां चले जाएंगे? आर्म बी में। और जो बी के ट्रेट्स हैं वो कहां चले जाएंगे? सपोज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, देखो ये रहे किसके ट्रेट्स? ये रहे मेरे, ठीक है, ये मेरा ए क्रोमोसोम, ये मेरा बी क्रोमोसोम, ठीक है। अब ये जो मेरा बी क्रोमोसोम है इसके ट्रेट किसके पास चले गए? ए क्रोमोसोम के पास। एंड ये जो ए क्रोमोसोम के ट्रेट हैं ये किसके पास आ गए?
ये आ गए मेरे बी क्रोमोसोम के पास। अब जब ये डिवाइड करेंगे, जब ये डिवाइड करेंगे आपस में, तो तब क्या होगा, तब कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। जब ये डिवाइड कर जाएंगे तो तब कुछ इस तरीके से मिलेगा कि मेरा जो ए क्रोमोसोम था उसके पास बी क्रोमोसोम के ट्रेट्स हैं, एंड जो बी क्रोमोसोम था उसके पास ए क्रोमोसोम के ट्रेट्स हैं। तो ये कौन सी स्टेज में डिस्कवर हुआ था, पैकेटीन स्टेज पे, ठीक है, और इसको कहा था क्रॉसिंग ओवर। अब ये क्यों पॉसिबल हो पाया, क्यों, क्योंकि जो दोनों एक क्रोमोसोम के जीन्स थे वो एक दूसरे से अलग प्लेस थे, दूर प्लेस थे। ये पॉसिबल ही क्यों हो पाया क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि जीन्स एक दूसरे से दूर, फार अवे प्लेस थे। अब लिंकेज क्या होता है, लिंकेज जस्ट ऑपोजिट होता है, लिंकेज जस्ट ऑपोजिट होता है कि सपोज ये मेरा क्रोमोसोम है, मेरे पास जो जीन्स है वो बहुत क्लोजली अटैच्ड है, क्या है, बहुत क्लोजली प्लेस्ड है। बहुत ध्यान देना इस वर्ड को, दे आर क्लोजली प्लेस्ड, ठीक है, आपस के एक दूसरे के बहुत पास रहते हैं। इसलिए इस कंडीशन में जब क्रोमोसोम सेपरेट भी करता है तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों जीन बहुत पास में प्लेस्ड हैं एक दूसरे से। इस कंडीशन में क्या रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल है, नहीं। क्या हो पाएगा, कोई दूसरा कॉम्बिनेशन बन पाएगा, बी का ए में आएगा, ए का बी में जाएगा, नॉट पॉसिबल, बिकॉज ये दे बोथ आर वेरी क्लोजली अटैच्ड टू ईच अदर। तो यही कंसेप्ट बहुत बाद में डिस्कवर हुआ, ये मेंडल के टाइम तक नहीं पता था कि ये लिंकेज क्या है। नाउ लिंकेज इज जस्ट ऑपोजिट टू क्रॉसिंग ओवर, ये बात दिमाग में ध्यान रखना है। देख लेते हैं इसकी थ्योरी। The phenomena of inheritance of genes together and retain their parental combination। अब जब आपका कोई भी रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है, ठीक है, कुछ भी वेरिएशन नहीं आया है, तो आपके पास क्या है, आपके पास कॉम्बिनेशन कौन सा है, पेरेंटल वाला, उस पे कोई भी रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ, वो कॉम्बिनेशन वही है जो हमें पेरेंट से आया था। क्लियर, चलो, ऑफ जीन्स टुगेदर एंड रिटेन, ठीक है ना, गौर दीजिए इस वर्ड को, कह रहे हैं रिटेन देयर पेरेंटल कॉम्बिनेशन इवन इन द ऑफस्प्रिंग इज नोन एज लिंकेज। अब समझ आया ये लिंकेज क्यों हो रहा था, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन होने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको अपने जीन्स दूर दूर या फार अवे फ्रॉम ईच अदर प्लेस होने चाहिए। अब जब आपके जीन्स क्लोजली प्लेस्ड हैं ईच अदर के, तो उसमें तो रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस ही नहीं है, बिकॉज दे आर एक ही लोकस पे आपस में आजू बाजू में प्रेजेंट है वो, तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, यहाँ पे आपका पेरेंट वाला ही कॉम्बिनेशन आएगा। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं लिंकेज, ठीक है, वेयर वी रिटेन आवर पेरेंटल कॉम्बिनेशन, पेरेंट का जो कॉम्बिनेशन था वही रिटेन हुआ है। क्लियर। Now, the genes are located on the same chromosome and being inherited together is known as linked gene। तो ये दोनों आपस में क्या कहते हैं, जो जीन्स आपस में प्रेजेंट हैं पास पास एक दूसरे के, एंड ये पेरेंट वाले ही कॉम्बिनेशन है, तो इन दोनों जीन्स को हम क्या कहते हैं, इन दोनों जीन्स को हम कहते हैं लिंक्ड जीन्स। दे आर नोन एज लिंक्ड जीन्स। इतना क्लियर है। Now, and the characters controlled by these genes are known as linked characters। और इन characters को क्या कहेंगे, जो इन genes कंट्रोल करेंगे उनको कहेंगे linked characters। They are known as linked characters। Clear? जब दो genes which are closely कह सकते हो placed to each other and retain their parental combination, मेरे words को बहुत ध्यान से सुनो, genes which are closely placed to each other and retain their parental combination, they are known as linked genes, and the characters controlled by them are known as linked characters। Clear? Now, phenomena of interchange of chromosome and segment is known as crossing over। क्रॉसिंग ओवर भी मैंने आपको समझा दिया, जब कैरेक्टर्स इंटरचेंज हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ए के कैरेक्टर्स बी में आ गए, बी के कैरेक्टर्स ए में आ गए, तो दैट इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। एंड क्रॉसिंग ओवर का जस्ट ऑपोजिट इज
लिंकेज वेयर वी रिटेन आवर पेरेंटल कॉम्बिनेशन, यहाँ पे कुछ भी नया नहीं बन रहा, जो पेरेंट का था वही वापस आ गया बच्चे के पास। जब बच्चे के पास कोई नया कॉम्बिनेशन आता है, पेरेंट से थोड़ा हटके होता है, उसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्लियर स्टूडेंट्स, ये कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक्सपेरिमेंट से किसने डिस्कवर करा था? बेटसन एंड पुनेट ने। किस पे? स्वीट पी पे। तो बेसिकली उन्होंने क्या लिया? उन्होंने दो टाइप के फ्लावर्स लिए। एक लिए रेड फ्लावर्स विथ लॉन्ग पोलन ग्रेन्स, ठीक है, एक उन्होंने लिया रेड फ्लावर्स विथ लॉन्ग पोलन ग्रेन्स, एक उन्होंने लिया व्हाइट फ्लावर्स विथ शॉर्ट पोलन ग्रेन्स, ठीक है। एक लिया उन्होंने रेड फ्लावर्स विथ लॉन्ग पोलन ग्रेन्स, एक लिया उन्होंने व्हाइट विथ शॉर्ट पोलन ग्रेन्स। अब इन दोनों को उन्होंने आपस में क्या करा? ब्रीड कराया। उन्होंने क्या देखा? जो F1 जनरेशन आई, जो F1 जनरेशन आई उनकी, वो कैसी थी? वो रेड फ्लावर्स विथ लॉन्ग पोलन ग्रेन्स। कैसी आई वो? रेड फ्लावर्स विथ लॉन्ग पोलन ग्रेन। नाउ अब आप मुझे बताओ, ये रेड फ्लावर्स विद लॉन्ग पोलन ग्रेन अगर F1 जनरेशन में आई, तो रेड क्या है? रेड यहाँ पे डोमिनेटिंग ट्रेट है, ठीक है, रेड यहाँ पे डोमिनेटिंग ट्रेट है। और कौन सा डोमिनेटिंग ट्रेट है? लॉन्ग पोलन ग्रेन्स। तो यहाँ पे लॉन्ग पोलन ग्रेन्स भी डोमिनेटिंग ट्रेट है। इतना क्लियर है हमें? तभी व्हाइट विथ शॉर्ट F1 जनरेशन में आया ही नहीं, इसलिए रेड विथ लॉन्ग पोलन ग्रेन्स F1 जनरेशन में डोमिनेटिंग ट्रेट है। जब इन्होंने F1 जनरेशन की सेल्फिंग कराई आपस में, ठीक है, अब यहाँ पे F1 जनरेशन जो कैसी होगी? सपोज यहाँ पे F1 जनरेशन होगी, यहाँ पे रेड विथ लॉन्ग ले लेती हूं और यहाँ पे रेड विथ, ठीक है, स्मॉल लेटर्स में। तो जब यहाँ पे F1 जनरेशन कैसी होगी? हेट्रोजेनस, ठीक है। इतना क्लियर है आपको? इतना क्लियर है? अब देखो, जब इन्होंने दो कह सकते हो F1 जनरेशन की सेल्फिंग कराई, तब इन्हें ऑफस्प्रिंग कैसे आई? इनकी ऑफस्प्रिंग जो आई वो आई थी एक रेड फ्लावर विथ लॉन्ग पोलन ग्रेन F1 जनरेशन की तरह, देन रेड फ्लावर विथ शॉर्ट पोलन ग्रेन, ठीक है, एंड व्हाइट फ्लावर विथ लॉन्ग पोलन ग्रेन एंड व्हाइट फ्लावर विथ शॉर्ट पोलन ग्रेन। बेसिकली सारे कैरेक्टर्स अपने आप को F2 जनरेशन में उन्होंने एक्सप्रेस कर दिया था। क्लियर? तो इससे क्या पता चला कि जो कैरेक्टर्स थे वो कैसे थे? वो लिंक्ड थे ईच अदर से, तभी ये सारे एक्सप्रेस हो गए हमारी क्या सी? F2 जनरेशन में। क्लियर? नाउ अब स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। नाउ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल का मतलब क्या होता है? आउटसाइड द क्रोमोसोम। इनहेरिटेंस मतलब जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलता है, ठीक है। गैमीट्स कैरी अ कॉपी ऑफ न्यूक्लियर डीएनए। हमारे जो गैमीट्स होते हैं वो कॉपी होते हैं डीएनए से। एक आता है फ्रॉम पेरेंट मदर से, एक आता है फ्रॉम फादर से, ठीक है, रिस्पेक्टिव पेरेंट्स। क्लियर? गैमीट्स बेसिकली हमारे पास डिप्लॉइड सेल्स होते हैं जिनको हम हैप्लॉइड में कन्वर्ट करते हैं। एक हैप्लॉइड सेल हमें आता है फ्रॉम मदर, एक हैप्लॉइड सेल आता है फ्रॉम फादर, देन दे फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। क्लियर? एंड दे कंबाइन टू फॉर्म individual after fertilization. Second, the interesting feature of fertilization process is that sperm cell loses most of its cytoplasm. अब कह रहे हैं कि एक इंटरेस्टिंग फैक्टर आता है कि जब स्पर्म फर्टिलाइज करता है तो वो अपना मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म लूज कर देता है। एंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड ओनली स्पर्म न्यूक्लियस एंटर द एग। सपोज ये मेरा एग है, यहाँ पे मेरा स्पर्म फर्टिलाइज हुआ, तो इट लूजेस मोस्ट ऑफ इट्स कह सकते हो साइटोप्लाज्म, इट लूजेस इट्स साइटोप्लाज्म एंड कह सकते हो ओनली न्यूक्लियस एंटर्स द एग। Therefore, zygote receive genome of plastids and mitochondria. तभी कहते हैं कि जो स्पर्म के पास जीनोम होता है वो कहां से आता है? प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम दी कह सकते हो मेटर्नल पेरेंट।
क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म लूज हो चुका है, इसलिए साइटोप्लाज्म जो ओवम कह सकते हो, ये मेरा ओवम है, ठीक है, ये ओवम है। अब यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, इसके पास जो डीएनए होगा, इसके पास जो डीएनए होगा वो हमेशा मिटर्नल साइड का होता है, बिकॉज स्पर्म का साइटोप्लाज्म ऑलरेडी लूज हो चुका होता है, ठीक है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं एंटर हुआ, कहाँ? हमारे एग के अंदर, तो इसलिए स्पर्म के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है अपने खुद के कह सकते हो फादर साइड का। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया बच्चे में आता है वो हमेशा मिटर्नल साइड का होता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म लूज कर चुका होता है स्पर्म, और एग के पास जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए है वो कहां से आया? वो मदर का ही हुआ। क्लियर? ठीक है। दिस फिनोमिना इज नोन एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तभी इसको कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एंड साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, बिकॉज ये मदर से आता है बच्चे के पास। फादर का जो साइटोप्लाज्म है वो लूज हो चुका होता है, ओनली द न्यूक्लियस एंटर्स, ठीक है। तो न्यूक्लियर डीएनए तो फादर से आ गया, क्लियर। हमने देखा था कि न्यूक्लियस में डीएनए, तो न्यूक्लियर डीएनए तो फादर से आ गया, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रियल और प्लास्टिड डीएनए होता है वो लूज हो चुका होता है साइटोप्लाज्म के जाने की वजह से। तो इसलिए बच्चे के पास क्या बचता है? ओनली द मदर साइड। इसलिए डीएनए जो माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है वो हमेशा कहां से आता है? मिटर्नल या मदर के साइड से आता है। क्लियर? इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? तो दिस फिनोमिना इज नोन एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। क्लियर? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, बिकॉज साइटोप्लाज्म लूज हो चुका है। हमारे पास साइटोप्लाज्म किसका है? मदर का। तो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया जो आया जिसका डीएनए वो मदर का होता है, फादर का लूज हो चुका होता है। क्लियर? चलो, नाउ these traits do not follow the Mendelian principles. अब ये traits जो होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के पास है, they do not follow Mendelian principles of inheritance, and most of the cytoplasmic traits that have been recorded, they follow the maternal line. इसलिए ये अपना कह सकते हो मेंडेलियन ट्रेट फॉलो नहीं करते, और मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो होता है वो क्या फॉलो करता है? मिटर्नल लाइन, बिकॉज वो मिटर्नल साइड से आया होता है, ठीक है। Therefore, this phenomena is also known as maternal or unpaired inheritance, unparental inheritance. Sorry students, it is known as uniparental inheritance. क्या कहते हैं इसे? यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस। इसको यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं इसको यूनिपैरेलल इनहेरिटेंस? बिकॉज यूनि क्या हुआ? सिंगल। यूनि का मतलब होता है सिंगल, पेरेंटल का मतलब होता है पेरेंट। तो सिंगल पेरेंट से जो इनहेरिटेंस आया, यहाँ पे कौन से पेरेंट की बात कर रहे हैं हम? मदर की। मदर यहाँ मिटर्नल साइड से आ रहा है और क्या है? सिंगल पेरेंट से आ रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस। क्लियर? Therefore, this phenomena is known as maternal और uniparental, मतलब सिंगल पेरेंट से जब भी कोई फीचर आता है या सिंगल पेरेंट या मैटरनल साइड से डीएनए आ रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, उसे हम कहते हैं यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस। नाउ ये किस में देखा साइंटिस्ट ने? तो इन 4 o'clock प्लांट मिरापिलिस जलापा, लीव्स कैन बी व्हाइट, ग्रीन और कह सकते हो वेरीगेटेड, ठीक है। वेरीगेटेड का मतलब होता है मिक्स्ड ऑफ व्हाइट और ग्रीन, बिकॉज ऑफ जीन्स इन द डीएनए ऑफ द प्लास्टिड्स। उनके जीन्स कहाँ पे है? प्लास्टिड के डीएनए में, और प्लास्टिड का डीएनए कहाँ से आया? मैटरनल साइड से आया। Therefore, the evidence of maternal or extra chromosomal inheritance concludingly came from the crosses conducted in the 4 o'clock plants. Clear? तभी उन्होंने देखा कि जब उन्होंने पेरेंट का जब उन्होंने फादर का कैसा, जब मैंने आपको लास्ट वीडियो में इमैस्कुलेशन पढ़ाया था, अगर पेरेंट कह सकते हो मदर का स्टेमन हटाने के बाद भी मदर के जीन्स आ रहे, मतलब जो डीएनए है जो कहां से आया? मैटरनल साइड से। अगर फादर के जीन्स आते, फादर के फीचर्स आते, तो मतलब फादर के पास जो है वो है डोमिनेटिंग ट्रेट, बट जब मदर के आते हैं तो मतलब मैटरनल डोमिनेटिंग है।
तो इसी से उन्होंने पता लगाया कि जो प्लास्टिड्स का कलर है, जो ग्रीन या वेरीगेटेड या मिक्स्ड आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? वो मिटर्नल साइड से आ रहा है, वो फादर के साइड से नहीं आ रहा। मतलब मिटर्नल साइड से जो डीएनए है वो आ रहा है ऑफस्प्रिंग्स में। तो इसीलिए उन्होंने ये कंडक्ट करके ये कंक्लूजन निकाला कि जो मिटर्नल डीएनए है, जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स का डीएनए है, वो कहाँ से आ रहा है? वो मिटर्नल साइड से आ रहा है, फादर के साइड या पैटर्नल साइड से नहीं आ रहा। क्लियर? Now, the cross of female green, white or variegated plant with either of those make phenotypes yield offspring with female phenotype only. तभी फीमेल फिनोटाइप से ही वो पॉसिबल हो पाते हैं, क्योंकि मेटर्नल साइड से ही हमारा डीएनए आ रहा है। क्लियर? चलो, ये था एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। नाउ एक कह सकते हो पैराग्राफ आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आज हम वो देखते हैं स्टूडेंट्स। उन्होंने कहा था कि कंसेप्ट समझना, डिप्लॉइड, हेप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड क्या होता है। तो ऑर्गेनिज्म हैविंग मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, जिन ऑर्गेनिजम्स के पास मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, दे आर नोन एज पॉलीप्लॉइड्स। यूजुअली हमारे पास 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, 46 क्रोमोसोम्स हैं जिसमें 23 पेयर्स हैं। उनसे ज्यादा अगर जिस ऑर्गेनिज्म में मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं? पॉलीप्लॉइड्स। ठीक है, तो ये वर्ड याद रखना, पॉली मतलब मैनी, ठीक है, पॉलीप्लॉइड्स। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स, अब जितने क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया। अगर 3 सेट प्रेजेंट है तो ट्रिप्लॉइड, 4 सेट प्रेजेंट है तो टेट्राप्लॉइड, 5 सेट है तो पेंटाप्लॉइड। तो डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ सेट्स प्रेजेंट उनका क्लासिफिकेशन वैरी करता है। एंड अगर 8 सेट्स प्रेजेंट है तो ऑक्टाप्लॉइड एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर 3 सेट प्रेजेंट है तो ट्रिप्लॉइड, 4 सेट्स प्रेजेंट है तो टेट्राप्लॉइड, 5 सेट्स हैं तो पेंटाप्लॉइड, 6 है तो हेक्साप्लॉइड एंड अगर 8 है तो ऑक्टाप्लॉइड। तो डिपेंडिंग अपॉन कितने नंबर ऑफ सेट्स प्रेजेंट है उनका क्लासिफिकेशन वैरी करता है। Now, organism in which either one or more chromosomes of a chromosome set are either missing or having more copies is known as एन्यूप्लॉइड। जब भी कोई चीज मिसिंग हो जाती है या कोई चीज एब्सेंट होती है तो उसके आगे हम क्या लिखते हैं? ए। तो ए प्लॉइड, एन्यूप्लॉइड। तो जब भी कोई चीज के आगे ए आ जाता है, जैसे खून की कमी को एनीमिया कहते हैं, ए मतलब खून की कमी, ठीक है। एन्यूप्लॉइड मतलब एक भी सेट मिसिंग है। क्लियर? तो जब भी कोई चीज मिसिंग आती है तो उसके आगे हम ए लगा देते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एक सेट मिसिंग है, इसलिए एन्यूप्लॉइड। अब aneuploidy usually results from irregular meiotic division that leads to unequal distribution of chromosome to opposite poles। तो यूजुअली जो एन्यूप्लॉइडी होती है वो क्या होता है कि जब क्रोमोसोम्स डिवाइड करते हैं अपने आप को एक दूसरे से, तो एक क्रोमोसोम पोल तक नहीं पहुंच पाता, वो वहीं कहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो जब क्रोमोसोम, यहाँ पे अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, तो यहाँ पे मेरा क्रोमोसोम का डिवीजन हो रहा है, एक क्रोमोसोम नहीं पहुंच पाया अपने पोल तक एंड डिवाइड नहीं करा, तो यहाँ पे जब वो फाइनल स्टेज पे आएगा तो पेयरिंग ही नहीं होगी। तो यहाँ पे एक सेट मिसिंग है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? एन्यूप्लॉइडी। क्लियर? अब आप ये पिक्चर देख सकते हो, इस पिक्चर में क्लियरली कहा है, ठीक है, जब 2 सेट्स प्रेजेंट हैं, जब 2 सेट प्रेजेंट है तो उसे कहेंगे हम डिप्लॉइड, जब 3 सेट प्रेजेंट है तो उसे कहेंगे हम ट्रिप्लॉइड, जब 4 सेट प्रेजेंट है तो उसे कहेंगे हम टेट्राप्लॉइड, और जब एक भी सेट मिसिंग होता है तो उसे क्या कहेंगे? एन्यूप्लॉइड, और उस कंडीशन को क्या कहेंगे? एन्यूप्लॉइडी। क्लियर? आई होप इतना आपको समझ आ चुका है। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज जेनेटिक्स का टाइप। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जेनेटिक्स। एक हमने कहा था फॉरवर्ड जेनेटिक्स एंड एक हमने कहा था रिवर्स जेनेटिक्स। तो यूजुअली स्टूडेंट्स, नॉर्मल जेनेटिक्स क्या होती है?
नॉर्मल जेनेटिक्स कहते हैं कि पहले आप उसका फिनोटाइपिक वेरिएशन देखो। सबसे पहले आप पता लगाओ कि उस ऑर्गेनिज्म में आपको दिख क्या रहा है, आपको कैरेक्टर्स कैसे दिख रहे हैं। तो सबसे पहले आप फिनोटाइप वेरिएशंस देखते हो उसके बाद आप देखते हो कि इसमें जीनोटिपिक क्या एरर आया, इसमें कौन सा एलील म्यूटेट हुआ, कौन सा एलील खराब है, कौन सा एलील की का प्रोटीन कम प्रोड्यूस हो रहा है या प्रोटीन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें आप फिनोटाइप के बाद डिस्कवर करते हो कि अच्छा इसमें ये हुआ तो इसलिए हुआ क्योंकि ये खराब था उसका। अब जब आप म्यूटेंट एलील पता कर लेते हो तो अब आप उसके डीएनए और जीन की जांच करते हो कि अच्छा ये डीएनए खराब था, इस जीन का ये लोकेशन ऑफ द जो जीन एक कैरेक्टर को कोड करता है ये खराब है। तो आप ऐसे ऐसे फॉरवर्ड तरीके से जाते हो। सबसे पहले जो दिखा आपने वो देखा, उसके बाद आपने देखा कि उसमें म्यूटेंट क्या हो रहा है, फिर आपने उस जीन का पता लगाया जो म्यूटेट हो रहा है। अब जब जीन पता लगाया फिर आपने प्रोटीन का पता लगाया कि ये प्रोटीन कम प्रोड्यूस हुआ या ज्यादा प्रोड्यूस हुआ या खराब प्रोड्यूस हुआ, तभी तो एक फिनोटाइपिक एरर आया। तो ये क्या हुआ, ये एक नॉर्मल जेनेटिक्स है कि मैंने कोई चीज देखी उसके बाद मैं पजल सॉल्व करती गई कि अच्छा सबसे पहले मुझे जो दिखा वो खराब है, फिर मेरा जो म्यूटेंट हुआ इसमें ये चीज खराब निकली। फॉर एन एग्जाम्पल आपने देखा कि एक कोई काऊ है, ठीक है, उसमें इस कलर का डिफेक्ट है, उसका कोट ये कलर का डिफेक्ट आ रहा है। पहले आपने पता लगाया उसके अपीयरेंस में, फिर आपने देखा कि जरूर इसके पेरेंट पे एक जीन म्यूटेट हुआ है तभी इसका कलर डिफरेंट आया। फिर जब आपने वो जीन का लोकेशन पता करा, फिर आपने देखा कि ये जो पर्टिकुलर प्रोटीन इस जीन को कोड कर रहा है ये कम प्रोड्यूस हुआ या ज्यादा प्रोड्यूस हुआ। तो इस तरीके से आपने एक फ्लो चार्ट फॉलो करी फॉरवर्ड तरीके से। तो फॉरवर्ड तरीके से आपने एक फ्लो चार्ट फॉलो करी, पहले फिनोटाइप पता करा, फिर उसका म्यूटेंट एलील पता करा, फिर डीएनए और जीन पता करा, फिर फाइनली जो प्रोटीन कोड कर रहा था उस पर्टिकुलर जीन को वो आपने देखा कि वो किस तरीके का था। सो दिस इज नोन एज फॉरवर्ड जेनेटिक्स। अब स्टूडेंट्स एक और चीज होती है रिवर्स जेनेटिक्स। रिवर्स जेनेटिक्स में क्या होता है कि पहले हम प्रोटीन का पता करते हैं कि कौन सा प्रोटीन म्यूटेट हुआ, उसके बाद हम देखेंगे कि वो कौन सा जीन बनाता है। सपोज मैंने सबसे पहले देखा कि ये प्रोटीन म्यूटेट हुआ, मैंने देखा उसको जीन कौन सा बनाता है, उसके बाद मैं देख रही हूं कि उसकी लोकेशन क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैंने प्रोटीन को देखा, फिर मैंने देखा कि वो कौन सा डीएनए और जीन को एनकोड करता है, फिर देखा कि मैंने उसकी पोजीशन क्या है, क्या वो कौन से क्रोमोसोमल आर्म में है, कौन से क्रोमोसोम में है, मैंने उसका एलील पता करा, उसके बाद मैंने फिनोटाइपिक एरर देखा। यूजुअली रिवर्स जेनेटिक्स मैं कब करती हूँ, जब मुझे कोई चेंजेस एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में कराने हैं। मुझे पता है कि मुझे काऊ का ब्राउन कलर चाहिए, लेकिन मेरे को पहले म्यूटेट कराना पड़ेगा प्रोटीन। जब मेरा प्रोटीन म्यूटेट होगा उसके बाद वो जीन गलत कोड करेगा, गलत या जो जीन मुझे रिक्वायर्ड होगा वो जीन वो कोड करेगा, उसके बाद वो जीन पर्टिकुलर एक्सप्रेशन देगा एंड देन वो कैरेक्टर मुझे मेरे ऑफस्प्रिंग पे मिलेगा। तो रिवर्स जेनेटिक जब मुझे कोई एप्लीकेशन करनी है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में, मैं तब अप्लाई करती हूँ। जब मुझे फाइंड आउट करना है कि अच्छा ये चीज कैसे हुई, तब मैं फॉरवर्डली जाती हूँ एक फ्लो चार्ट में। सबसे पहले मैं फिनोटाइप देखूंगी, उसके बाद मैं म्यूटेंट देखूंगी, उसके बाद मैं डीएनए और जीन का पता करूंगी, उसके बाद मैं देखूंगी कौन सा प्रोटीन है। लेकिन जब मुझे एक पर्टिकुलर चीज एक ऑर्गेनिज्म में डालनी है, ठीक है, मुझे चाहिए कि मेरा जो प्लांट है वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए एकदम खुद का मतलब मुझे फर्टिलाइजेशन और इंसेक्टिसाइड प्रॉपर्टी उस प्लांट में चाहिए। ठीक है, इंसेक्टिसाइडल कह सकते हैं, या तो मुझे उस इंसेक्ट को मारना है, तो मैं वो पर्टिकुलर जो प्रोटीन है उसको क्या करूंगी, म्यूटेट करूंगी ताकि वो जीन वैसा तरीके का एक्सप्रेस करे, फिर वो जीन अपने पोजीशन पे उस तरीके का कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा। तो मुझे फाइनली उस प्लांट में क्या मिला, मुझे इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी मिल गई, मुझे मेरे प्लांट में जो मुझे डिजायर्ड थी। तो सिमिलरली जब मुझे अप्लाई करनी होती है चीजें, आई गो विथ रिवर्स जेनेटिक्स। ठीक है, तो दो टाइप की जेनेटिक्स आपके एनसीईआरटी में डिस्क्राइब थी, एक थी फॉरवर्ड जेनेटिक्स एंड एक थी रिवर्स जेनेटिक्स। आई होप ये पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा।
इसी के साथ खत्म होता है स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर 6। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो डू लेट मी नो, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स एंड स्टे ट्यून्ड एंड वेट फॉर माई न्यू वीडियो। इसी के साथ मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। मैग्नेट ब्रेन्स अब लाए हैं अब अपना खुद का वेबसाइट। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट विजिट www.magnetbrains.com। जैसे ही आप हमारी साइट पे जाएंगे एक ऐसा पेज ओपन अप होगा। All you have to do is just go to my biotech videos and click on watch now। आप watch now पे क्लिक करेंगे एक ऐसा पेज ओपन अप होगा। आपके पास सारा मटेरियल अवेलेबल है, कौन से वीडियोस अभी तक आ चुके हैं, कौन से आने वाले हैं। आपको बस उस वीडियो को सिलेक्ट करना है एंड वंस यू विल क्लिक ऑन दिस प्ले बटन, पूरा वीडियो आपके पास अवेलेबल है। स्टूडेंट्स बहुत नॉलेज है, जितना गेन कर सकते हो उतना गेन करो एंड एवरीथिंग इज फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। सो स्टे ट्यून एंड मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके क्लास 12th के लिए ओनली फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। स्टूडेंट्स हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच।